दोस्तों, वेलकम बैक। कक्षा 12 का ये मानव भूगोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में हम प्राकृतिक एवं विषय के क्षेत्र में जानते हैं। क्लास 12 का इम्पोर्टेंट है क्योंकि आने वाली परीक्षा में इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो आप जैसे कि क्वेश्चन है, इसके बारे में समझते हैं मानव भूगोल होता क्या है। आप भूगोल एक विषय के रूप में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत इस अध्याय के पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या आप इसकी अंतर वस्तु को याद कर सकते हैं? इस अध्याय ने बृहद रूप से आपका परिचय भूगोल की प्रकृति से कराया था। आप भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाओं से परिचित हैं। यदि आप अध्याय को पुनः पढ़ें तो आपको मानव भूगोल का मुख्य विषय भूगोल से संबंधित भी ज्ञात हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल समकालीनात्मक, अनुभविक एवं व्यवहारिक है। अतः भूगोल की पहुँच विस्तृत और किसी भी घटना अथवा परिघटना का जो दिक् एवं काल के संदर्भों में प्राप्त होता है। तो आइए भूगोल के बारे में समझते हैं क्या होता है। समग्रता से देखा जाना चाहिए। यह जानना रुचिकर है कि भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान से प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में किया जाता है। हम सामान्यतः पृथ्वी के रूप, तूफान की आँख या नदी के मुँह, हिमनदी के पोत, नासिका, जल डमरू मध्य की ग्रीवा और मृदा की परिच्छेदिका का वर्णन करते हैं। इसी प्रकार प्रदेशों, गांवों, नगरों का वर्णन जीवों के रूप में किया गया है। जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य या देश का वर्णन करता है, जीवित जीव के रूप में करते हैं। सड़कों, रेल मार्गों और जलमार्गों के जाल को प्रायः परिसंचरण की धमनियों के रूप में वर्णन किया गया है। क्या आप अपनी भाषा से ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों को एकत्रित कर सकते हैं? अब मूल प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि क्या हम प्रकृति और मनुष्य को पृथक कर सकते हैं, जबकि वे इतनी जटिलता से आपस में जुड़े हुए होते हैं। मानव भूगोल की परिभाषाएं आइए जानते हैं। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये डायरेक्ट जेल ने कहा है। ऊपर दी गई परिभाषा में संश्लेषण पर जोर दिया गया है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एलन सी सैंपल ने कहा है इसको। सैंपल की परिभाषा में संबंधों की गत्यात्मक मुख्य शब्द है। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। पॉल विडाल डी ला ब्लास ने कहा है, मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। मानव भूगोल की प्रकृति क्या होती है? तो मानव भूगोल की प्रकृति क्या होती है, आइए जानते हैं। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन, उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा। आप अपनी कक्षा 11वीं की क्लास में समझे होंगे क्या होता है। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत 2006 में राष्ट्रीय शैक्षिक भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन कर चुके हैं। आप जानते हैं कि ये तत्व भू आकृति, मृदाएं, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति और विविध प्राणी जात तथा वनस्पति जात हैं। क्या आप उन तत्वों की सूची बना सकते हैं जिनकी रचना मानव ने भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त मंच पर अपने कार्यकलापों के द्वारा गृह, गांव, नगर, सड़कों व रेलों का जाल, उद्योग, खेत पतन, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं तथा भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्वों भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। जबकि भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा विहित स्तर पर परिवर्तित किया गया है।
साथ ही मानव जीवन को भी इसने प्रभावित किया है। मानव का प्राकृतिककरण और प्रकृति का मानवीकरण क्या होता है? मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन क्रिया करता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न और निर्माण करता है, बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण यह है कि किन उपकरणों और तकनीकों की सहायता से उत्पादन और निर्माण करता है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचकांक होती है। मानव प्रकृति के नियमों का बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। उदाहरण घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की है। इसी प्रकार डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्यों को समझ हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने की योग्य बनाया है। अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए हम वायु के नियमों का प्रयोग किया है। आप देख सकते हैं कि प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है और प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्थाओं में मानव इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ है तथा उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है। इसका कारण यह है कि प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न है था और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। आदिम मानव समाज प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा है। प्रौद्योगिकी विकास की उस अवस्था में हम प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं जो प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। मानव का प्राकृतिकरण क्या है? आइए इसके बारे में समझते हैं। मानव का प्राकृतिकरण क्यों हुआ और क्यों कैसे हुआ? बेंदा मध्य भारत के अबूझ माल क्षेत्र में जंगल में रहता था। उसके गांव में तीन झोपड़ियों इतना 3 झोपड़ियाँ हैं जो जंगल के बीच है। यहाँ तक कि पक्षी, आवारा कुत्ते, उनकी भीड़ प्रायः गाँव के में मिलती है, यहाँ दिखाई नहीं देती है। छोटी लंगोटी पहने और हाथ में कुल्हाड़ी लिए वह पेड़ा वन का सर्वेक्षण करता है, जहाँ उसका कबीला कृष का आदिम रूप स्थानांतरित कृष करता है। पेंदा और उसके मित्र वन के छोटे टुकड़ों को जुताई के लिए जलाकर साफ करते हैं। राख का उपयोग मृदा को उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है। अपने चारों ओर खिले हुए महुआ वृक्षों को देखकर बेंदा प्रसन्न होता है, जैसे कि वह महुआ, पलाश और साल के वृक्षों को देखता है जिन्हें ने बचपन से ही उसे आश्रय दिया है। वह सोचता है कि इस सुंदर ब्रह्मांड को का अंग बनकर वह कितना सौभाग्यशाली है। विसर्पी गति से पेड़ा को पार करके बेंदा नदी तक पहुंचता है। जैसे ही वह चुल्लू भर पर जल के लेने के लिए झुकता है, उसे वन की आत्मलोई लोगी की प्यास बुझाने की स्वीकृति देने के लिए कहता है। मानव का प्राकृतिकरण आर्थिक दृष्टि से आदिम समाज से संबंधित एक घर के प्रत्यक्ष संबंधों की प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे अन्य आदिमों समाजों के संबंध में पढ़े जा जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए हैं। आप अनुभव करेंगे कि ऐसे सभी प्रकरणों में प्रकृति एक शक्तिशाली बल, पूज्य, सत्कार योग्य तथा संरक्षित है। सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से विजय नहीं प्राप्त कर सका है। प्रकृति का मानवीकरण क्या होता है? रॉड हाइमन के शहर सर्दियों का अर्थ है प्रचंड पवने और भारी भीम महीनों तक आकाश की अदीप्त रहता है। कैरी प्रातः 8 बजे अंधेरे में कार से काम पर जाती है। सर्दियों के लिए उसके पास विशेष टायर है और वह अपनी शक्तिशाली कार की लाइटें जलाए रखती है। उसका पर्यावरण सुखद दायक 23 डिग्री सेल्सियस पर कृत्रिम ढंग से गर्म रहता है। विश्वविद्यालय का परिसर जो है जिसमें वह काम करती है, कांच के एक विशाल गुंबद के नीचे बना हुआ है। यह गुंबद सर्दियों में हिम को बाहर रखता है और गर्मियों में धूप को अंदर आने देता है। तापमान को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाता है और वहाँ पर्याप्त प्रकाश होता है। यद्यपि ऐसे रुक्ष मौसम में
नई सब्जियां और पौधे नहीं उगते। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जीवन शैली कैसे संभव है? वो यह प्रौद्योगिकी जिसके कारण ट्रांडहाइमन के लोग जैसे जैसे उन्हें लोग प्रकृति द्वारा आरोपित अवरोधों पर विजय पाने के लिए सक्षम हुए। क्या आप ऐसे अन्य कुछ दृष्टांतों को जानते हैं? ऐसे उदाहरण को ढूंढना कठिन है। भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की है जो दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है। उन्होंने इसे नव निश्चयवाद और रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया है। आप में से जो नगरों में रहते हैं, जो नगर देख चुके हैं, जरूर जानते होंगे कि चौराहों पर यातायात का नियंत्रण बत्तियों द्वारा होता है। लाल बत्ती का अर्थ है रुको, एम्बर यानी पीली बत्ती और हरी बत्तियों के बीच रुककर तैयार रहने का अंतराल प्रदान करती है। और हरी बत्ती का अर्थ है कि जाओ संकल्पना दर्शाती है। न तो यहाँ नितांत आवश्यकता है कि स्थिति पर्यावरणीय निश्चयवाद और न ही नितांत स्वतंत्र संभववाद की दशा है। इसका अर्थ है कि प्रकृति के नियमों का उन्हें लाल संकेतों पर प्रत्युत्तर देना होगा। जब प्रकृति रूपांतरण को स्वीकृति दे तो अपने विकास के प्रयत्नों में आगे बढ़ सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि उन सीमाओं को पर्यावरण की हानि नहीं करनी करती है। संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है तथा अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं होती। मानव भूगोल के क्षेत्रों और उपक्षेत्र क्या होते हैं? मानव भूगोल जैसा कि आपने देखा है कि मानव जीवन के सभी तत्वों तथा अंतराल के जिसके अंतर्गत वे घटित होते हैं के मध्य संबंध का व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर विषयक है। पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने व उनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोग के विषय में के साथ घनिष्ठ अंतरापृष्ठ विकसित करती है। मानव भूगोल की बृहत अवस्थाएं और प्रणोद। समय अवधि उपागम बृहद लक्षण आरंभिक उपनिवेश युग अन्वेषण और विवरण। साम्राज्य और व्यापारिक रुचियों ने नए क्षेत्रों में खोजों व अन्वेषणों को प्रोत्साहित किया है। क्षेत्र को विश्व ज्ञानकोश की विवरण भूगोलवेत्ताओं द्वारा वर्णन किया गया है। उत्तर उपनिवेशी युग प्रादेशिक विश्लेषण प्रदेश के सभी छह पक्षों के विस्तृत वर्णन किए गए हैं। मत यह था कि सभी प्रादेशिक पूर्ण अर्थात पृथ्वी के भाग हैं अतः इन भागों की पूरी समझ पृथ्वी के पूर्ण रूप समझने में सहायता करेंगे। अंतर्युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक क्षेत्रीय दिन एक प्रदेश अन्य प्रदेशों के किस प्रकार क्यों भिन्न है यह समझने के लिए तथा किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करने पर बल दिया जाता है। 1950 के दशक के अंत 1960 के दशक के अंत तक स्थानीय संगठन कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकी की विधियों के प्रयोग के लिए विशिष्ट नामांकित मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण से में प्रायः भौतिक के नियमों को अनुप्रयोग किया जाता है। इस अवस्था को विभिन्न मानवीय क्रियाओं के मानचित्र योग्य प्रतिरूपों की पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। 1970 का दशक मानवतावादी अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय। 1990 का दशक भूगोल में उत्तर आधुनिकता का समय था। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।